अब बात करते हैं किसकी, मुगल कालीन संगीत कला की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा, मुगल कालीन संगीत कला की चर्चा करते हैं। बस आ गए तुम, मिडाइवल के अंतिम छोर पे आ गए हो तुम। संगीत कला, देखो रे भैया, बाबर का और हुमायूं का संगीत कला में कितना योगदान था और कितना इंटरेस्ट था, इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। यानी मुगल संगीत कला की वास्तव में शुरुआत अगर कहीं से होती है ना, वो शुरुआत होती है किसके समय से, अकबर के समय से। किसके समय से, अकबर के समय। ध्यान रखना, मुगल संगीत कला का विकास कहां से शुरू होता है, अकबर के समय से शुरू होता है। अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में कहता है, किसमें, आईने अकबरी में कहता है। अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में कहता है, अकबरी में बताता है कि अकबर स्वयं, अकबर जो है, अकबर स्वयं एक कुशल नक्कारा वादक था। नक्कारा किसे कहते हैं, नक्कारा किसे कहते हैं, नक्कारा कहते हैं वो जो नगाड़ा नहीं होता है क्या, उसे नक्कारा कहते हैं। स्वयं एक कुशल नक्कारा वादक था। वादक अकबर बहुत अच्छा नक्कारा बजाता था। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अकबर के समय पर अकबर के दरबार में कुल 36 संगीतकार रहते थे। ये याद रख लेना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ लेते सीधे सीधे। अबुल फजल ने अकबर के समय के, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, अबुल फजल ने किया है तो 36 संगीतकारों की चर्चा करी है। इन 36 संगीतकारों के अंदर कुछ संगीतकारों के नाम बता देता हूं खास, जैसे तानसेन सर्वश्रेष्ठ, रामदास सेकंड सर्वश्रेष्ठ, बाज बहादुर, बैज बख्श, ये क्या थे, ये मुख्य, हाँ नगाड़ा, ये मुख्य संगीतकार थे। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन था, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कौन था, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार तानसेन था। 5 रुपए में आता है, 5 ही रुपए में आता है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कौन था, तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये अपने पांडे जी जो है ना, पांडे जी, इन पांडे जी का रिश्तेदार था भाई साहब, रामतनु पांडे ये था, ठीक है ना भाई, रामतनु पांडे था। ग्वालियर का निवासी था। कहाँ का निवासी था, ग्वालियर का निवासी था, ठीक है ना। और मुगल दरबार में आने से पहले ये एक मध्य प्रदेश में एक रियासत है जिसका नाम है रीवा रियासत। रीवा के शासक
रामचंद्र का दरबारी संगीतकार था। क्या था? दरबारी संगीतकार था। आपको बता देता हूं कि 1569 में अकबर ने रीवा को जीत लिया था, कालिंजर पर अधिकार करके, और रीवा को जीत लिया था 1569 में। ठीक है ना? तो जीतने के बाद पता चला कि इसके दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतकार है। बोला सुनवाओ। जब सुना तो सुनने के बाद में कह दिया कि रामचंद्र, तेरा राज्य तू वापस ले ले, राज्य वापस ले ले तू, आई डोंट केयर, मुझे तेरा ये गवैया दे दे बस। और उस गवैये को लेके कहाँ गया? आगरा आ गया। और इसको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है? इस तानसेन का जो गुरु था ना, संगीत गुरु, इसका जो गुरु था वो वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत हुए थे, जिनका नाम था संत हरिदास। वृंदावन के संत हरिदास। हरिदास जी ने, वृंदावन के संत हरिदास जी ने क्या लिखा था? इनके गुरु थे। अकबर ने तो हरिदास जी के लिए भी बहुत सुना था, और सुनने के बाद तानसेन को कई बार कहा था, यार तेरे गुरु जी को तो बुला, अब मैं उसको बहुत बड़ा मनसब दूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा और खूब सम्मान करूंगा। तानसेन ने कहा, रे तू चुपचाप रहे, तू मेरा सुन ले, मेरे गुरुजी गवैये नहीं है, और वो किसी को खुश करने के लिए है, खुद को या किसी और को खुश करने के लिए भजन नहीं गाते हैं, संगीत नहीं गाते हैं, वो उसको खुश करने के लिए गाते हैं। उनके लिए संगीत जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है, मनोरंजन का साधन नहीं है। मना कर दिया किसने? तानसेन ने। फिर ऐसा कहा जाता है कि तानसेन के साथ में वेश बदलकर अकबर इनका गाना सुनने के लिए, इनका भजन सुनने के लिए वृंदावन गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर? इसके लिए लिख लेना, तानसेन के बाद, आफ्टर तानसेन के बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत का। ठीक है ना? ये जो बाज बहादुर था ना, ये बाज बहादुर की कहानी तो बहुत ही खतरनाक है। बाज बहादुर 1561 से पहले मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। 1561 के अंदर अकबर ने मालवा जीत लिया, और जीतने के बाद बाज बहादुर को 2000 का मनसब देकर, कितने का? 2000 का मनसब देकर अपना दरबारी संगीतकार बना लिया। क्या बना लिया? अपना दरबारी संगीतकार बना लिया। समझ में आ गई बात आपको? बैज बख्श, इसी को प्यार से बैजू बावरा भी कहा जाता है। नाम सुना होगा तुमने, बैजू बावरा भी कहा जाता है। बैजू बावरा हरिदास का शिष्य था। किसका शिष्य था? हरिदास का शिष्य था। हरिदास का शिष्य था, इन्हीं हरिदास जी का शिष्य था, यानी तानसेन का गुरु भाई था। हरिदास जी की नजरों में तो तानसेन से भी बड़ा गायक, अच्छा गायक कौन था? बैज बख्श था। लेकिन बैजू बख्श जो है ना, वो प्रोफेशनल गायक नहीं था। दरबार में आया कुछ समय के लिए, लेकिन
बोर हो गया, चला गया वापस। अकबर की नौकरी छोड़कर चला गया। सोच के तो देखो आप, हैं? अकबर की नौकरी छोड़ गया क्योंकि प्रोफेशनल नहीं था। अकबर ने बुलाया, बोला ऐसा करो कि राग मल्हार सुनाओ। अब इसका मल्हार गाने का मूड ही नहीं है। मल्हार गाने का मूड ही नहीं हो रहा है। ये कह रहा है मालकौस सुन लो, वो कह रहा नहीं मल्हार सुनूंगा, ये कह रहा नहीं मालकौस सुनो, सुनना है तो मालकौस सुनो। अर्थात प्रोफेशनल लाइन में सेट नहीं हो रहा था, इसलिए दरबार छोड़ के चला गया। हरिदास जी का शिष्य था। समझ में आ गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आया कौन? इसके बाद आया आदरणीय जहांगीर। जहांगीर का भी संगीत में बड़ा इंटरेस्ट था, और वैसे भी पैग के साथ में संगीत सुनने का मजा ही कुछ और होता होगा। क्यों लक्ष्या? होता ही होगा। जहांगीर के समय पे भी बहुत अच्छे संगीतकार हुए थे, जैसे विलास खां। कौन था विलास खां? सन ऑफ तानसेन का बेटा विलास खां। अब तुम जरूर सोचोगे कि तानसेन का बेटा विलास खां, तानसेन तो पांडे था और छोरा खां, क्या इस्लाम ग्रहण कर लिया था क्या? नो। खां तो उपाधि हुआ करती थी। जो कलाकार लोग होते थे ना, उन्हें खां की उपाधि दी जाती थी। तो असली नाम तो विलास पांडे ही था, लेकिन खां की उपाधि प्राप्त थी इसको। जो श्रेष्ठ गायक होते थे उन्हें खां की उपाधि दी जाती थी। तो विलास खां, छत्तर खां, हमजान खां क्या खां? जान खां, हमजान खां, मक्खू खां, ये सब कौन थे? ये सब जहांगीर के समय के बहुत बड़े संगीतकार हुए थे। इस जहांगीर के समय पर एक बहुत बड़ा गजल गायक भी हुआ था। जहांगीर के समय पर एक बहुत बड़ा गजल गायक हुआ था। उस गजल गायक का नाम था शौकी। क्या नाम था? शौकी। और इस शौकी को जहांगीर ने उपाधि दी थी, और उपाधि थी क्या? उपाधि थी आनंद खां की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? आनंद खां की उपाधि दी थी। जानते हो ना गजल किसे कहते हैं? गजल आधुनिक काल के अंदर गजल प्रसिद्ध गजल गायक का नाम बताओ। आधुनिक काल के प्रसिद्ध गजल गायक का नाम, जो गजल के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। बताओ कोई भी एक गजल गायक का नाम। प्रसिद्ध गजल गायक का नाम, सबसे बड़े गजल गायक का नाम भारत के आधुनिक काल के। जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उदास, ये थे असली गजल गायक। तो कुमार विश्वास गजल गायक नहीं है, वो गीतकार है। वो भी लिखने का काम करता है, गायक थोड़ी ने, लिखने का काम करता है, लेखक है वो, ठीक है, कवि है। तो सबसे बड़ा गजल गायक कौन था? शौकी था। समझ में आ गई बात आपको? इसके बाद आया कौन? शाहजहां खुद एक गाने की एक शैली होती है जिसे ध्रुपद गायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुपद गायन। इस ध्रुपद गायन मोहम्मद रफी भी गजल गा लेते थे, नो डाउट, पर असल में जो गजल गाते थे ना, वो गाते थे कौन? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी,
मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये गाया था उसने, जगजीत सिंह ने। कैसी बात करें, किशोर कुमार गजल गायक कहाँ थे यार। किशोर कुमार तो खुल्लम खुल्ला गाने वाले आदमी थे, खुल्लम खुल्ला गाने वाले आदमी थे, है ना। ध्रुपद गायन का एक्सपर्ट था, ये विशेषज्ञ था। शाहजहां खुद ध्रुपद गायन का क्या था, विशेषज्ञ था। इसके समय के जो संगीतकार हैं, प्रमुख संगीतकार, इसके समय के प्रमुख संगीतकारों की अगर मैं बात करता हूं तो एक संगीतकार थे जिनका नाम था लाल खां। कौन सा खां? लाल खां। लाल खां जो था वो दामाद था, विलास खां का दामाद था। विलास खां का यानी तानसेन की पोती का पति था, का दामाद था। का दामाद था लाल खां, जिसे शाहजहां ने उपाधि दी थी। शाहजहां ने उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी थी? गुण समुद्र की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? गुण समुद्र की उपाधि दी थी। समझ में आ गई क्या बात आपको? गुण समुद्र, लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। इसके अलावा, लाल खां के अलावा मैं बात करता हूं तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने बहुत बड़े संगीतकार थे। इन्होंने संगीत पर 2 ग्रंथ लिखे थे। क्या लिखे थे? 2 ग्रंथ लिखे थे। एक ग्रंथ का नाम था रस गंगाधर, रस गंगाधर, और एक ग्रंथ का नाम था गंग लहरी, गंगा लहरी। ये 2 ग्रंथ लिखे थे। किसने? पंडित जगन्नाथ ने। समझ में आ गई क्या बात आपको? इसके अलावा और भी थे, सुखसेन, महापात्र वगैरह, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दे की बात सिर्फ क्या है, इसके बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब का संगीत कला में इंटरेस्ट तो था। औरंगजेब कुछ समय के लिए, जब बचपन के अंदर छोटा सा था ना, 5-7 साल का, तब औरंगजेब जो है 5-7 साल का, कब 1618 में पैदा हुआ था ये, 1618 में, और हाँ लगभग 10 साल का था, 9 साल का, 8-9 साल का था। उस समय पर शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था 23 के अंदर, 22-23 के अंदर, 22 में कर दिया था। हाँ तो 5-6 साल का था। उस समय पर नूरजहां के पास रहा था थोड़े दिन के लिए औरंगजेब। तो नूरजहां ने इसे वीणा बजवाना सिखाया था और इसको बहुत अच्छा वीणा बजाना आता था, कुशल वीणा वादक था। लेकिन बड़ा होने के बाद इसको समझ में आ गया कि संगीत इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए इसने वीणा बजाना बंद कर दिया। और उसके बाद में वीणा बजाना तो कर दिया बंद, और उसके बाद में जब शासक बना तो सभी संगीतकारों को लात मार के बाहर निकाल दिया। समझ में आ गई बात आपको? तो पढ़ लो फटाफट इसको। मुगल संगीत कला का वास्तविक प्रारंभ अकबर के समय हुआ था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर स्वयं एक कुशल नक्कारा वादक था तथा उसके दरबार में कुल 36 संगीतकार थे, जिनमें रामदास, बाज बहादुर, बैज बख्श व तानसेन प्रमुख थे। बाज बहादुर मूलतः मालवा का शासक था, जिसे पराजित कर अकबर ने 2000 का मनसब देकर अपना दरबारी संगीतकार बना लिया। तानसेन अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार था। मूलतः ग्वालियर का निवासी था। वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। गुरु का नाम हरिदास था। मुगल दरबार में आने से पूर्व वह रीवा के शासक मध्य प्रदेश में रामचंद्र का दरबारी संगीतकार था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी।
जहांगीर कालीन प्रसिद्ध संगीतकारों में विलास खां, सन ऑफ तानसेन, छतर खां, हमजान खां, मक्खू खां आदि प्रमुख थे। शौकी जहांगीर कालीन प्रसिद्ध गजल गायक था, जिसे जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां स्वयं ध्रुपद गायन का विशेषज्ञ था। लाल खां, पंडित जगन्नाथ, सुखसेन, महापात्र आदि शाहजहां कालीन प्रसिद्ध संगीतकार थे। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। पंडित जगन्नाथ ने शाहजहां के समय संगीत पर 2 ग्रंथ लिखे थे, रस गंगाधर और गंग लहरी। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, किंतु इस्लाम विरुद्ध होने के कारण उसने दरबारी संगीत पर रोक लगा दी थी। समझ में आ गया क्या? इसी के साथ आज की क्लास संपन्न होती है।